जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले साल के पेपरों के साथ में फिर से हाजिर हुए हैं आपके सामने और तैयारी आपकी और मजबूत करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए हम तत्पर रहे हैं ट्रिकी एकेडमी। ठीक है, तत्पर रहेंगे आपके साथ में ट्रिकी एकेडमी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। पोर्सिलेन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? पोर्सिलेन, आपको याद होगा शायद पिछले पेपर में भी पोर्सिलेन फिल्टर के बारे में बताया गया था कि ये किससे संबंधित है या किस प्रकार के जीवों को छानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए आप। वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, या एस्के हेलमंथीस यानी मेटोडा है। ठीक है, तो पिछले पेपर से ही हमें इसका जवाब मिल जाता है। अगर आपने पिछले वीडियो देखी होगी तो ही आप, बहुत सारे लोग इसमें जवाब दे सकते हैं कि जो पोर्सिलेन फिल्टर होता है पानी छानने के लिए, अगर पानी में कोई बैक्टीरिया होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषक के मामले में इनमें से कौन सा अपवाद है? जल प्रदूषक के मामले में सीवेज, तेल फेल, डिटर्जेंट पानी या फिर हाइड्रिला। अपवाद क्या होगा इसमें? हाइड्रिला। हाइड्रिला जो है एक प्लांट भी बोल सकते हैं हम या एक जीव भी बोल सकते हैं जिसके शरीर पर कांटे पाए जाते हैं, तो ये अपवाद है। बाकी जो हैं ये प्रदूषक फैलाते हैं। सीवेज भी प्रदूषक फैलाता है, जो घरों का गंदा पानी होता है उसी को सीवेज कहा जाता है, नदी नालियों में जाता है, तो ये जल प्रदूषण फैलाता है। तेल फेल, तेल फेल यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उद्योग होते हैं, वहाँ से जो भी तेल रिसकर आता है कंपनी से, जिस भी प्रकार की कंपनी होती है उसको कहा गया है। डिटर्जेंट पानी, बहुत सारे लोग डिटर्जेंट पानी, जैसे कि नदी जो होती है साफ पानी पाया जाता है, पर कुछ लोग उसके किनारे बैठ जाते हैं, साबुन से नहाना धोना, कपड़े वगैरह धोना, ये सब शुरुआत करते हैं। तो उसके कारण उसका जो पानी है, अगर पानी बहता रहता है तो वो साफ रहेगा, लेकिन अगर पानी रुका हुआ है और आप वहाँ पर डिटर्जेंट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो पानी प्रदूषित हो सकता है, वो पीने योग्य नहीं रह पाता है। हमेशा बहता हुआ पानी जो रहता है वो हमेशा साफ रहता है, क्योंकि उसकी जो गंदगी है, वो पानी बहता रहेगा तो उसकी गंदगी नीचे तली में जमती जाती है। इसलिए जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? हाइड्रिला। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता एक छात्र से मिली और उससे भूगोल का प्रश्न हल करने को कहा, जो कहता है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी रखता है। इसका उत्तर गीता ने क्या दिया है? पृथ्वी, नेपच्यून, मंगल या बृहस्पति। किस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है? तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पानी पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूषित हवा, पानी और भोजन या रोग वाहकों से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ट्रांसमिसिबल डिसीज, जिसको संक्रामक रोग कहते हैं, एपिडेमिक डिसीज, जिसको महामारी कहा जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज, जिसको संक्रामक रोग कहेंगे, और कंटाजियस डिसीज, जिसको छूत की बीमारी कहेंगे। तो ये जो होती है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज होती है, आप किसी भी प्रकार का दूषित भोजन या जल वगैरह लेते हैं तो उसके कारण से ये बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, संक्रामक रोग, उसके अंदर हवा, पानी, भोजन, रोग वाहक, कीड़े मकोड़े, अन्य जानवर आ सकते हैं। छूत की बीमारी जो होता है, कंटाजियस डिसीज, मतलब छूत की बीमारी जो होती है छूने से, जैसे कि टीबी हो गया, तपेदिक वगैरह जो हो गया, वो छूने से या कांटेक्ट में आने से हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शन हो जाता है अगर आप ये चीज़ें खा लेते हो तो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के सही रोग निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आज ऑफलाइन की क्लास में मैंने आज ही ये टॉपिक पढ़ाया था और इसके मतलब इवनिंग वाली बैच में पढ़ाया था, और मॉर्निंग वाली जो बैच थी उसमें कम से कम 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया था। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि एड्स का सही सही परीक्षण किसके माध्यम से, मतलब जो टेस्ट होता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है इसमें सीटी, एमआरआई, एलिसा या पेट। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो एलिसा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो
इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो इस तरीके से एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे किसका होता है, एलिसा का होता है, और रेट्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक होता है एचआईवी, जो इसके वायरस का नाम है। एचआईवी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिए आप, आ सकता है क्योंकि एग्जाम में, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एमआरआई जो होती है वो हमारे मस्तिष्क की होती है, पूरे शरीर की होती है। सीटी स्कैन होता है हमारे मस्तिष्क का, एमआरआई पूरे शरीर की होती है। क्षय रोग किस रोगाणु से होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण, माइकोबैक्टीरियम या तपेदिक के कारण, एंटी अमीबा या स्टोलिका या विब्रियो कोलेरी। देखियो, जो हेजा रोग होता है उसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। हेजा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस बी के लिए वायरस होता है, ये भी नहीं है। एंड अमीबा, जब आप कोई फंगस वाली चीज़ें खा लेते हो, जैसे कि आपने ध्यान नहीं रखा, रोटी के ऊपर, अभी बारिश का सीजन है, रोटी या ब्रेड के ऊपर फंगस लगी और आपको भूख लगी, आपने देखा नहीं, डायरेक्ट खा लिया, तो इसके कारण क्या होता है, हिस्टोलिका, एंड अमीबा हिस्टोलिका, ये एक बैक्टीरिया का नाम, सॉरी फफूंद का नाम है, फफूंद के कारण ये रोग हो जाता है। तो ये है। बचता क्या है, क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग टीबी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, टीबी को। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। टीबी को कहा जाता है, टीबी को तपेदिक भी कहा जाता है और क्षय रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रबी की फसलें कब उगाई जाती है, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में या शरद ऋतु में। तो देखिए, रबी की फसलें किस ऋतु में उगाई जाती है, सर्दियों में। जो चना वगैरह आता है, गेहूं चना, वो सर्दी में आता है और उन्हीं को क्या कहा जाता है, रबी की फसलें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। बाकी जो गर्मी में काटी जाती है, मतलब ये सर्दी में उगाई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। बरसात में जो उगाई जाती है वो सोयाबीन वगैरह होती है, तो ये सर्दियों में काटी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तेल उत्पादक फसल है। तेल उत्पादक फसल के बारे में पूछा गया है। जैतून, धान, सूरजमुखी। क्या धान से कोई तेल बनता है, नहीं बनता है। जैतून से जरूर तेल बनता है, लेकिन धान में क्या आ जाएगा, चावल आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा, मक्का, बाजरा, ये सब आ जाएंगे। तो क्या इनसे तेल बनाए जाते हैं, नहीं बनते हैं। उसके बाद में है गेहूं, कपास और भिंडी। गेहूं से बनता है क्या तेल, नहीं बनता, लेकिन कपास का तेल जरूर बनता है। सन, कपास और जूट, जूट का भी कोई तेल नहीं बनता है, कपास का तेल बनता है। बचता क्या है, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली। तो जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली से तेल बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आचार विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, आचार विज्ञान। आचार विज्ञान क्या होता है, कहते हैं ना आचार विचार, तो इसमें क्या है, व्यक्ति के व्यवहार के बारे में पता चलता है कि सामने वाले का व्यवहार क्या है, तुम क्या विचार कर रहे हो, तुम क्या आचार विचार कर रहे हो, ऐसे बोला जाता है। तो वो क्या पूछा गया कि आचार विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो व्यवहार से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बिहेवियर साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतः प्रजनन करने वाले व्यक्ति का एक समूह है जो आनुवंशिक रूप से अलग और प्रजनन रूप से दूसरों से अलग होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, वो प्रजातियां कहलाती है, संगण कहलाती है, परिवार कहलाता है या समाज। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग जनरेट करते रहते हैं, मतलब कि अपने बच्चे पैदा करते रहते हैं। बहुत सारी जातियां होती है, सभी अपनी अपनी जाति के अपने बच्चों को पैदा करते, प्रजनन करते, तो वो जो कहलाता है वो क्या कहलाती है, प्रजातियां कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दो कथन दे रखे हैं, एक है अभिकथन, दूसरा है उसका कारण। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। ठीक है, अभिकथन दे रखा है कि सीवेज को उपचार से पहले नदियों या महासागरों में नहीं बहाया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी सीवेज मटेरियल निकलता है घरों से,
उद्योगों से, तो पहले उनको सर्च करना चाहिए कि उनमें ज़्यादा केमिकल्स तो नहीं है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह अगर ज़्यादा होवे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह अंदर ज़्यादा होवे, तो उसके कारण जलीय जीवों को नुकसान होगा, उनकी मौत भी हो सकती है। अगर ज़्यादा केमिकल हुए तो बहुत सारी मछलियाँ मर सकती है, जो भी जलीय जीव हैं अंदर समुद्र में वो सारे मर सकते हैं। दूसरा है जलीय जंतु और प्रजातियां प्रदूषण के कारण मर जाती हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि जलीय जंतु जितने भी प्रकार के हैं, अगर जल में प्रदूषण होगा तो सभी मर जाएंगी। इसीलिए जो ए और आर दोनों सही आएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का सही तरीका नहीं है? वायु प्रदूषण को कम करने का सही तरीका नहीं है, यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और अपने आस पड़ोस में मौजूद पेड़ों को भी देखभाल करनी चाहिए। तो सही है, अच्छी बात है, इससे हम पर्यावरण को बहुत फायदा होगा और वर्षा और हमें शुद्ध वातावरण मिलेगा। हमें त्योहारों के मौसम में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिवाली के दौरान पटाखों को ना कहना चाहिए, मतलब दिवाली के समय ज़्यादा पटाखे नहीं जलाने चाहिए। हमें कम दूरी तक आने जाने के लिए बाइक या कार के बजाय साइकिल का अधिक उपयोग करना चाहिए। अगर आप थोड़ी ही दूरी पर जा रहे हो तो आप हर जगह बाइक से जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप थोड़ा पैदल भी जा सकते हैं, या आपके पास साइकिल वगैरह हो तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, तो ये भी सही है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है, हमें सूखे पत्तों, कागजों और कचरे को खुले में जलाना चाहिए। ये गलत है। क्यों? क्योंकि कचरे में बहुत सारी गंदगी होती है और गंदगी को आप जलाओगे, कागजों को जलाओगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही फिर से एक अभिकथन है, दूसरा क्या है उसका कारण है। आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। अभिकथन दे रखा है, विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर वाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं, लेकिन उन उपकरणों के कारण दे रखा है, इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत को अधिक नुकसान हो सकता है, जिससे अधिक प्रदूषण हो सकता है। तो ये तो सही बात है, अगर आप इन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो इसका असर पड़ेगा किसके ऊपर, हमारी ओजोन परत पर। और ओजोन परत क्या करती है, तो हमारे आसपास की या वातावरण से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि अगर ये रक्षा नहीं करेगी तो हमें कैंसर हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए या लंग्स कैंसर हो जाए। स्किन कैंसर क्यों? क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर है, एयर चल रही है, तो वो हमारी स्किन पर अटैक करेगी, या हम सांस लेंगे तो हमारे डायरेक्ट लंग्स पर अटैक करेगी, इसीलिए कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन ए एंड आर बोथ आर ट्रू। ठीक है, ए और आर दोनों ही सत्य है, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम कुछ प्रजातियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। पेनिसिलियम, तो ये किससे संबंधित हुआ, पेनिसिलिन से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का प्रथम चरण क्या है? कोयले का जब दहन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? तो वो क्या बनता है, वो बनता है पीट। ठीक है, उसके बाद मीथेन बनता है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर आएगा। चलिए, 8 फरवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं और विथ डिस्क्रिप्शन। तो हमारे साथ बने रहें और अच्छे हमारे हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काफ़ी नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को देखें। ठीक है, कहने का मतलब ये रहेगा कि आप इन क्वेश्चनों को आराम से बैठकर देखिए, समझिए कि किस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है, किस तरीके से बताया गया है, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है तो आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। एक दूसरे से कनेक्टेड होती है चीज़ें, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिल सकते हैं। इसीलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब काफ़ी नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्यू करें। जितना ज़्यादा आप व्यू करेंगे, आपके जो भी हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आपकी तैयारी और मजबूत होती जाएगी, वो भी किसके साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, धन्यवाद।